हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक-ठाक होगा। आज एक बार फिर से एचएसएससी ऑफिस चेयरमैन साहब से मिलने आए हैं भोपाल सिंह खत्री जी से। अभी आपने देखा होगा कि एचएसएससी दोबारा से एक्शन मोड में आ गया है। बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम अभी आने वाले महीने में होने वाले हैं। बहुत सारी भर्तियों के जो डीवी हैं, वो भी आने वाले महीने में होने वाले हैं। बहुत सारे साथी बार-बार कमेंट कर रहे थे ताऊ जी कि हमारी ये कन्फ्यूजन है, हमारी ये कन्फ्यूजन है, तो एक बार आप चेयरमैन साहब से मिलके हमारी कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। तो सर से मिलने आऊँ सर, स्वागत है आपका नॉलेज टीवी देशिका धन्यवाद जी, पर। धन्यवाद। आपके दर्शकों को सबको मेरा नमस्ते। कैसे हो सर जी? बहुत अच्छे। आजकल तबीयत थोड़ी ढीली लग रही जी आपकी। हाँ, हो जाती है कई बार। ये मुँह भी आप बता रहे हाँ, थे। ये फुंसी सी हो रही है। तो सर दोबारा से आप एक्शन मोड में आ गए हो। 32,000 भर्तियां सी की और लगभग 12-13,000 भर्तियां आप ग्रुप डी का प्रोसेस आपने टारगेट बता रखा है कि हम दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। तो सर अभी आने वाले महीने में आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? 1 जुलाई से हमारा जो सीटी मेंस का है, पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें हम लगभग 12 ग्रुपों के पेपर कर रहे हैं, 1 और 2 जुलाई को, सैटरडे और संडे को, पंचकुला और करनाल में। इनमें जो मुख्य मुख्य पोस्टें हैं वो हैं नर्स, स्टाफ नर्स, MPHW, VLDA, शिफ्ट अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, मॉडलर। लगभग 12-13 ग्रुप है हाँ, जी। फार्मेसी के जो फार्मासिस्ट होते हैं वो, डेंटल, हाइजीनिक, इस तरह की हमारी 12 जो ग्रुप हैं, उसकी एग्ज़ाम 1 और 2 जुलाई को होने जा रहा है। इसी तरह से हमने जो TGT का एग्ज़ाम लिया था 11 सब्जेक्ट्स का, हाँ जी। उसकी 5 जुलाई से हम अग्रवाल भवन सेक्टर 16 में डीवी करने जा रहे हैं, जिसका शेड्यूल आज और कल में ही हम बच्चों को बता देंगे कि किस रोल नंबर को, कौन से सब्जेक्ट को, कौन से दिन आना है। ठीक है। और 1 दिसंबर से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हम उन सब बच्चों को कॉल कर रहे हैं जिनमें फिजिकल मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं जैसे डिप्टी रेंजर है, जेल वार्डन हो गए, मेल जेल वार्डन हो गए, फीमेल हो गए। इस तरह की हमारा 1 तारीख से PMT का शेड्यूल प्रोसेस स्टार्ट हो ताऊ जाएगा। देवलास में शुरू होने जा रहा है। और आपकी एक जानकारी के हिसाब से कि ऑपरेटर कम ड्राइवर जो फायर के थे, हाँ जी। उस पे कोर्ट ने स्टे किया है। तो हमने कोर्ट से ये इजाज़त मांगी है कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, आप अपना मॉडिफाई कीजिए जजमेंट, और हमारे को जो PMT हम करने जा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में, इसी कॉन्टीन्यूटी में हम ये उन बच्चों के भी फिजिकल कर लें जो इस पोस्ट पे हैं, जिनकी आपने स्टे दी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद कोर्ट हमारी ये बात स्वीकार कर लेगा कि हम फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल रहे, हम सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम एक प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। कम से कम प्रोसेस की हमें इजाज़त दे दी। आपने ये लेटर भेज रखा है कोर्ट के पास, अभी अप्रूव हाँ नहीं हुआ जी, है। हमने अपील की है कोर्ट से। ओके, नहीं, अभी अभी अप्रूव नहीं अप्रूव नहीं हुआ है। यानी कि चीज़ बदल भी सकती है और यदि अप्रूवल हो जाता तो हम ये लगता है जुलाई में मेरे कर को देंगे। कि प्रोसेस पे रोक ना लगाए वो, रिजल्ट पे जब तक अगर कोई पटिशनर की कोई ग्रीवेंसीज है वो जब तक दूर नहीं होती, तो कोर्ट का अधिकार है कि वो इस तरह की चीज़ों को देखे और प्रोसेस पे स्टे ना लगाए। तो सर ने यहाँ पे बताया कि डीवी भी स्टार्ट है आपके 5 तारीख से। जो टीजीटी वाले बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि हमारा डीवी कब से स्टार्ट है, तो सर ने वो डेट आपकी बता दी है। फिजिकल की बात हम कर रहे थे, बार बार कमेंट आ रहे थे, तो फिजिकल भी आपका 1 तारीख से स्टार्ट है, जिनमें फिजिकल रिक्वायर है, जिनमें जरूरी है। ठीक है। और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के बारे में सर ने बताया। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सटे है प्रोसेस के ऊपर, लेकिन सर ने कल इंटरव्यू में बता दिया कि भाई हम तो ये प्रोसेस करवा रहे हैं। तो सर ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, यदि अप्रूवल हो जाती है तो इसी जुलाई महीने में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो सर फायर ऑपरेटर की हम बात करें, इसमें क्या ड्राइविंग टेस्ट भी होगा या नहीं होगा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्ट में? क्योंकि ये मेंशन नहीं है वहां पे। ये हम डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि उन्होंने उसमें अपने जो क्राइटेरिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लाइसेंस को कंपलसरी हाँ। तो किया हुआ है, पर टेस्ट का कहीं अभी तक कोई हवाला नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तो हम डिपार्टमेंट से ही पूछेंगे कि हमने क्या उनका ड्राइवरी टेस्ट भी लेना है क्या, या हम ड्राइवरी टेस्ट किसी और विभाग से, जैसे ट्रांसपोर्ट है, उससे करा लें। तो ये अभी तक संज्ञान में नहीं थी बात कि ड्राइविंग टेस्ट होगा या नहीं।
तो आज ही लेटर लिख के डिपार्टमेंट से पूछेंगे। चलो सर, ये नोट डाउन कर लियो आप थोड़ा जी सा, जी, ताकि जानकारी में नहीं थी ये बात। ठीक है सर। अगला सवाल सर, जैसे फायरमैन की मैं बात करूं तो इसमें एक हाइट बता रखी है जी, भाई 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए या जो भी जितनी बता रखी है, उसमें कैटेगरी वाइज अलग से नहीं बता रखा जी। क्या ऐसा कुछ है कि कैटेगरी वाइज कोई छूट होती है इसमें, या होती ही नहीं है? बच्चे डाउट में है जी, जैसे नहीं, वो डिपार्टमेंट के अपने रूल हैं और शायद उन्होंने किस कैटेगरी में छूट नहीं प्रदान की। उन्होंने सबको एक ही समान रूप से सबकी हाइट एक ली है। तो ये डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनकी है, क्योंकि नियम तो वही डिपार्टमेंट बनाता है जिसकी भर्ती होती है। ठीक है जी। तो अभी अभी आपके नॉलेज में नहीं है कि वो नहीं, छूट है या हमारी नहीं वो, नॉलेज में नहीं है। और ये बात आपने ध्यान में लाई कि वहाँ एससी बीसी के लिए कोई जैसे हाइट में डिफेंस में छूट पुलिस नहीं में है, छूट होती है जी। इसकी भी क्लैरिफिकेशन हम डिपार्टमेंट से आजकल में ही मांग लें। ठीक है जी। सर, अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती आपकी हो रही थी, उसमें लगभग 800-900 बच्चे एब्सेंट आप बता रहे हो। तो यदि ये एक दो मौके और देने के बाद भी नहीं आते, तो उनकी जगह पे क्या नए बच्चों को लिया जाएगा, कोई वेटिंग से उठाया जाएगा, या कोई नई लिस्ट जारी होगी, ऐसा नहीं, कुछ है? हमने लास्ट चांस दिया था, अब हम किसी एब्सेंटी को कोई मौका नहीं देंगे, क्योंकि हमने पिछले 2-3 दिन में 950 लोगों को कॉल किया था और लगभग 85 लोग ही आए हैं। तो हमने इन कारणों का पता करने की कोशिश की, कैंडिडेट से भी की। जो कैंडिडेट आए उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं बार बार बुलाने से। तो बहुत बड़ी मात्रा में लड़कियां तो दुर्गा शक्ति में सिलेक्ट हो गए? सेलेक्ट हो गई थी। इसी ओके। तरह से बहुत से बच्चे क्लर्क में, एसआई में, कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं। हम नहीं ये कह सकते कि ये सभी बच्चे किसी और कारण से, किसी फ्रॉड के कारण नहीं आ रहे हैं। वो भी एक कारण है, हाँ, पर एक ये रीजन हो भी एक सकता है। कारण है कि बहुत से बच्चे कहीं और एडजस्ट हो गए। ठीक है जी। तो इनकी जगह पे जैसे नहीं ज्वाइन करते हैं, जैसे कोई बच्चा लग गया है, उसकी सीट खाली रह गई, तो उसकी जगह पे वेटिंग को बुलाया हाँ, हम जाएगा, पूरी या सीटें कुछ भरेंगे, और? चाहे चाहे हमने वेटिंग क्लियर करने के बाद और नीचे से बच्चे बुला कॉल करने पड़े, तो हम पूरी सीटें तो फुलफिल करेंगे। अच्छा। सर, इस प्रोसेस में संभावित कितना टाइम लग सकता है? जैसे आप बता रहे हो कि लास्ट मौका हमने दे दिया है। अभी तो हमने जो मैच मिसमैच और जो बच्चे, उसमें एक और जो अपसेंटी के साथ साथ हमने कुछ बच्चों ने हमारे आके रिप्रेजेंटेशन दी थी कि आपने मेरे बीए के नंबर नहीं लगाए, या मेरे आपने एमए के नंबर नहीं लगाए, या मेरे फादर लेस के नंबर नहीं लगाए। तो ऐसे बच्चों की हमने अपने स्तर पर स्क्रूटनी की है। क्या उसने फार्म भरते टाइम ये क्लेम किया था, इस तरह की चीज़ें। अगर उसने फार्म भरते टाइम क्लेम किया था और उसके डॉक्यूमेंट उसके पास फार्म भरने से पहले के हैं, तो ऐसे सभी बच्चों का दावा हमने स्वीकार कर लिया है। और लगभग ऐसे भी 50-60 बच्चे हैं जो अब सिलेक्शन जोन में पहुंच गए हैं। इस कारण तो उनको हम मौका देंगे कि वो एक बार बायोमेट्रिक के लिए आए। और ये अगली एक्सरसाइज जो वेटिंग को डाउन करने की है, ये सारा डाटा हम पुलिस विभाग को भेजने के बाद ही करेंगे। इसमें लगभग 2-3 महीने और लग सकते हैं। ठीक है जी। एक जो हरियाणा पुलिस की जो पुरानी भर्ती 3/2018 जी, जिसमें 1054 वो कैंडिडेट का मामला है, उसमें अभी क्या प्रोसेस चल रहा है जी? उसमें हम अपील में गए हैं। हमने कोर्ट से कहा है कि हम जो आपने डिसीजन दिया है उसको हम मान नहीं सकते। उसमें मानने में हमारे को दिक्कत ये है कि अगर हम उसको मानते हैं तो सेम पॉलिसी डी क्लास में लागू हो जाती है और 22-23 कैटेगरी में और लागू हो जाती है। और रिजल्ट अस्त व्यस्त हो सकता है कि जो बच्चे कुछ सेलेक्ट हैं वो बाहर हो सकते हैं और बाहर बैठे हुए बच्चे वो सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम अपील में गए हैं, डबल बेंच में गए हैं कि आप इस बात पे दोबारा पुनर्विचार करें। एक तरफा ना आप इस चीज़ को देखें, इसके इम्पैक्ट और फैक्ट देखें आप। जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है सभी रिजल्टों पे, उससे कोर्ट को अवगत कराएंगे। ठीक है जी। इसलिए वो थोड़ा बहुत प्रोसेस डिले है आपका। जी जी। ठीक है जी। सर, जो फिजिकल होना है, उनके जो लेटर आप रिलीज करोगे, शेड्यूल रिलीज करोगे, वो एक दो दिन के अंदर बता रहे हो आप? नहीं, जो बच्चों ने दावे किए थे कि मेरे जो एक्स्ट्रा मार्क किसी वजह से नहीं लगे नहीं और सर, उनके मैं अभी जो सीईटी मेंस के लिए जो होना है ना, स्किल टेस्ट, जी जी। जिनमें फिजिकल रिक्वायर्ड है पोस्टों में, उन सभी का भी इकट्ठा हो जाएगा ना? या मतलब ऐसे कोई, भाई कुछ पोस्ट बच भी सकती है, या मैं यहाँ पे बात करूं कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जो कोविड की वजह से अभी आप रोक रहे हो, उनको होल्ड कर रहे हो? नहीं, कोर्ट ने कोई ऐसी
कोई एग्जाम लेने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया किसी भी कुछ का। सीटी मेंस में सिर्फ फायर ऑपरेटर को छोड़ के कोई स्टेप नहीं है किसी भी पोस्ट पे। जैसे एक बार अखबार में आए थे सर, वो 3-4 पोस्ट पे भी अलग से। नहीं, वो तो वो पोस्ट हैं जो सीटी जो प्रीलिमिनरी हुआ था उसके बाद हमने विज्ञापित की थी। हाँ जी। उन 3-4 पोस्टों पे स्टे किया है कोर्ट ने कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि ये पोस्टें आने वाली है। ठीक है। और उसमें भी हमारा ये कहना है कि हमारे को सीईटी का प्रथम एग्जाम लेने से पहले ये बताने की जरूरत कहाँ है कि हम ये वैकेंसियाँ निकालने वाले हैं, क्योंकि सीईटी एक्ट में ही ये लिखा हुआ है कि जब अब सी और डी की जो वैकेंसी है वो सीईटी के बाद ही भरी जाएगी। तो ये कौन सी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी लाइन में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि डी और सी की परीक्षा अब सीईटी क्वालिफाई लोग ही दे पाएंगे। ठीक है जी। सर अभी जैसे आप 24-25 को एग्जाम लेना था, वो पोस्टपोन हुआ किसी वजह से, वो कारण भी कुछ बता दीजिए। उसके बाद में एक अगला सवाल है इसी से रिलेटेड जी। 24 और 25 को हमारा जो मैंने अभी कैटेगरी बताई आपको, ग्रुप बताए, उनका एग्जाम हो रहा था और उसी दिन बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे आए कि हमारा उस दिन एचपीएससी का भी एग्ज़ाम है। तो हमने एचपीएससी से रिक्वेस्ट की कि आप इस पंचकुला को छोड़ के अपना एग्ज़ाम कहीं और करा लीजिए, करनाल और पंचकुला छोड़ दीजिए। तो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि हम शेड्यूल पहले ही जारी कर चुके हैं, आपसे पहले जारी कर चुके हैं ओके। और कैंडिडेट को हम इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो इसलिए हमने ही अपना एक कदम पीछे हटाया और इस पेपर को हम शेड्यूल बना रहे थे 29-30 का। उस दिन कोई ईद का त्यौहार जो है वो लोगों की भावनाओं को देखते हुए ठीक है। कि उस दिन एक बड़ा त्यौहार है, तो अब ये परीक्षा हम 1 और 2 जुलाई को ले गए। ठीक है जी। सर इसमें जो आपने 4 गुना का फार्मूला लगाया, वो क्या किस तरीके से अपनाया है जी? कौन सा फार्मूला लगाया है जी? या इसमें सभी बच्चे आ रहे हैं इसलिए आपने इन एग्जाम को पहले कराया है? नहीं, इसमें कुछ कैटेगरी तो ऐसी हैं जिसमें 4 गुना भी हमारे पास कैंडिडेट कैंडिडेट नहीं है। पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं पूरे खुले दिल से स्वीकार करता हूँ कि कुछ कैटेगरी ऐसी हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें हमने स्क्रूटनी करनी पड़ी है। और स्क्रूटनी भी ये करनी पड़ी है कि कुछ बच्चों ने ऐसी बहुत सी पोस्टें फिलअप की हुई थी जिसके वो एलिजिबल भी नहीं था, क्योंकि उसके पास तो डिस्प्ले हो रही थी हाँ। पोस्टें और उसने टिक क्लिक कर करनी दिया। थी, वो टिक कर दी। स्टाफ नर्स का उस पर नर्सिंग का डिप्लोमा है भी नहीं और उसने स्टाफ नर्स भर दिया, हाँ। बीए वाले ने भर दिया। तो इसलिए हमने स्क्रूटनी की है पहले कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं। तो अभी हमारा आजकल में ही उन सभी कैंडिडेट पे जो हमारे 4 टाइम हैं या हमने कॉल करने हैं एग्ज़ाम के लिए, उन पे मैसेज जाएगा कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हो। एलिजिबल शब्द लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट हो और आप 28 तारीख से एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली बच्चों के पास ही मैसेज? डायरेक्ट बच्चों पे मैसेज जाएगा। ठीक है और जी। उसके बाद भी हमने ऑप्शन ये दिया है कि कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैंने तो स्टाफ नर्स का या किसी भी पोस्ट का मैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ, मेरे पास मैसेज नहीं आया या मेरा रो नंबर डाउनलोड नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हमने ये कहा है कि आप टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से एचएसएससी को संपर्क करें, हम आपकी समस्या का हल करेंगे। अभी यदि टेलीफोन की बात हो ही गई तो सर, कल या परसों मेरे पास एक मैसेज आया, एक बच्चे ने आपके जो टोल फ्री नंबर है ऑफिस का लगभग 150 से 200 बार कॉल करके दिखा रखी है सर। नहीं, अभी हमारा रिस्पॉन्स कोई नहीं मिल ऐसा रहा। इवेंट ही नहीं चल रहा है कि हम उसको हेल्प डेस्क दें। जब हमारा कोई इवेंट ऐसा चलता है कि हमने हेल्प डेस्क की जरूरत होती है तब हमारा स्टाफ बैठता है वहाँ। कोई 24 घंटे 7 दिन नहीं बैठता। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा या डाउनलोड की बात आएगी एडमिट कार्ड की, तो हेल्प जब हेल्प की जरूरत होगी बच्चे को तो उसी टाइम हेल्प डेस्क पे बैठेंगे। अभी सर ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं साइट में। कोई समस्या अभी तक हमारे पास नहीं आई बच्चों की तरफ से। आप में कोई समस्या बता जी, ठीक करेंगे उसको। अभी यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सर, कभी कभी ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा जी। मैं खुद फॉर्म भरता हूं तो मैं ये चीजें देखता हूं। यदि मैं पहली बार आज फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहूंगा तो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं आ रहा जी। ये संज्ञान में ले आए, हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करते हैं। पर मेरे पास इस तरह का कोई व्हाट्सएप मैसेज
या कोई रिटर्न में कोई बच्चा मिलने नहीं आया कि मेरा फार्म इस वजह से फिलअप नहीं हो रहा है। बच्चे इसलिए नहीं आ रहे सर कि भाई अभी एक दो दिन और रुक जाते, क्योंकि HSSC 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपडेट करती रहती साइट को, इस वजह से बच्चे घर पे इंतजार करें, लास्ट टाइम आपके पास भागे आएंगे। चलो आपने को ये जानकारी दी, कोई हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करते हैं कि EWS का जो है वो शो नहीं हो रहा है बच्चों को। हाँ जी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता है तो EWS ऑप्शन नहीं आ रहा जी। इसके अलावा कुछ बच्चे जो अपडेट करना था, जैसे पहले लड़की मैरिड अनमैरिड थी, जब उसने 1 साल पहले फॉर्म भरा था, अब वो मैरिड हो गई है, तो वो स्टेटस भी चेंज नहीं हो रहा है जी। उसका फैमिली आईडी में ठीक करवा लिया उसने, फिर भी नहीं हो रहा जी। उसमें ज़्यादा बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमने जो फैमिली आईडी का डाटा है सरकार से नए सिरे से ले लिया है, जो 3,57,000 इधर सी में जिन्होंने क्वालिफाई किया है और उधर जो डी में अप्लाई कर रहे हैं उन सब का डाटा हमने ले लिया है और ऑटोमेटिक ही हम अपडेट कर देंगे उसको। अभी जैसे उसकी पहले फैमिली आईडी अलग थी, उसके पेरेंट्स के साथ थी, अब उसके हस्बैंड वाली फैमिली आईडी में ऐड है वो। हाँ, अगर वो हस्बैंड की ट्रिपल फैमिली पी आईडी में डालने हो के बाद, गया है, ट्रिपल पी में हो गया है अगर वो, तो हम खुद ही अपडेट कर रहे हैं उसको। अच्छा जी। और सर जैसे प्रोविजनल वाले बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि ये हमारा प्रोविजनल लिखा हुआ था, हमने करेक्शन जब सरकार ने मौका दिया था वो काम किया भी हमने, उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि भाई आपका काम हो गया है। नहीं, हमने मान लिया सबके दावे जो मान लिए, जिसने विड्रॉल किया ठीक है, वरना जिसने जो भी क्लेम किया है हमने उसको मान लिया है। और अब तो हम जब वो 4 गुना में आएगा या 4 गुना के बाद डीवी पे आएगा, ये स्टेटस उसका उस टाइम देखेंगे कि वो उसका दावा ठीक है या गलत है। ठीक है जी। हमने मान लिया है, प्रोविजनल शब्द सबसे हटा दिया है। सर जैसे कुछ पोस्ट आपने बताई 1 और 2 जुलाई वाले में कि कैंडिडेट ही हमारे पास कम थे 4 गुना से, जो कुछ पोस्ट ऐसी भी होगी जिसमें ज्यादा थे बच्चे, तो वहां पे आपने कौन सा फार्मूला लगाया, ग्रुप का 4 गुना बुलाया है या पोस्ट का 4 गुना बुलाया, कौन सा तरीका अपनाया जी? हमने दोनों फार्मूले लगाए हैं कि हमने पोस्ट का भी देखा है, हमने कैटेगरी वाइज भी देखा है, जैसे जनरल, SC BC, हैंडीकैप, और हमने ग्रुप का भी देखा है। और जिस फार्मूले से मैक्सिमम बच्चे इन हो रहे हैं वो फार्मूला अपनाया है। अच्छा जी। सर जैसे SSC GD में सेंटर की भर्ती में आजकल एज में छूट दी जा रही है, हरियाणा पुलिस की भर्ती लगभग वेट करते हुए 6-7 महीने हो चुके हैं जी, नई भर्ती आएगी नई भर्ती आएगी, बहुत सारे बच्चों की एज ज्यादा हो चुकी है जी। अब जैसे मैं जनरल की बात करूँ, वो नहीं, एक ये तो हम रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं ताऊ जी, मैंने पहले भी कहा है, ये पॉलिसी मैटर होते हैं, इट इज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। अगर कोई किसी प्रकार की छूट देनी है या कोई चीज़ ऐड करनी है या कटौती करनी है इंस्ट्रक्शंस में, तो ये पॉलिसी मैटर है, ये सरकार के ऊपर निर्धारित है, ना कि HSSC। अच्छा जी। तो अभी हरियाणा पुलिस की नई भर्ती कब आ रही है जी? क्योंकि जल्दी आ रही है, जल्दी आ रही है, पिछले इंटरव्यू में आपने मेरे को पूछा था, मैंने ये पूछा था आपसे कि आपका जल्दी ये कितने दिन का होता है जी? वो जल्दी अभी ये तक आया कुछ नहीं है जी। चीज़ें राजेश जी मेरे हाथ में नहीं होती। रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो DGP ऑफिस से होम सेक्रेटरी साहब के पास गए, वहाँ से CS के पास गए, CS से CM साहब के पास गए, और पूरा वेट कराने के बाद हमारे को दिए, हमने भी अप्रूवल कर दी। अब वो फाइल FD में है, तो मैं ये जल्दी शब्द तो यूज नहीं करूँगा, पर मुझे आस है कि जल्दी होगा क्योंकि कुछ बातें मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी आए और मैं पुलिस की एडवर्टाइजमेंट कर दूं, जो एक बच्चों में थोड़ी सी निराशा सी का भाव है, ये निराशा का भाव जल्दी दूर हो उनका। तो मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो भी उन्होंने अमेंड किए हैं वो होकर आ जाएं और विज्ञापित हो जाएं। चलो ठीक है जी। वैसे मैं अभी थोड़ा सा, जैसे जब से आपने कार्यभार संभाला है जी, अभी कितना टाइम हो गया जी आपको यहाँ पे चेयरमैन के रूप में काम करते हुए जी? लगभग 2.25 साल हो गए। तो 2.25 साल में जी कितनी भर्तियां आपके द्वारा कंप्लीट हो चुकी है आपके साइन से? अगर मैं ये पुलिस की जिस पे स्टे है, स्टे इसको नहीं कह इसको सकते, कंप्लीट इसको मत भी मानना जी। कंप्लीट मान लें हम इसको। नहीं मानना क्यों जी, जब कंप्लीट हुई नहीं अभी नहीं, तक? ये 3,086 तो ज्वाइन कर ही गए हैं और बाकी भी ज्वाइन करेंगे, कोई आधार ही नहीं है कि ज्वाइन ना करें, या तो सारे पे रोक लगे, पार्सल रोक तो नहीं हो सकती ना, कुछ बच्चों पे तो नहीं हो सकती। कुछ बच्चों पे नहीं हो सकती। सिस्टम तो सबके लिए एक अपनाया गया है ना, तो ये भर्ती लगभग कंप्लीट है। चलो इसको मान तो लेते हैं जी थोड़ा सा कंप्लीट है। ईगो किसी की होगी,
सरकार की होगी, HSSC हाँ की होगी या कोर्ट की होगी, कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिल्कुल। पर आज निकल में कंप्लीट होगी और सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। अगर इनको इंक्लूड करें तो लगभग 19,000 पद मेरे टाइम में, मतलब मेरे क्या ये जो हमारा नया आयोग आया था इसके टाइम में 19,000 पदों कंप्लीट पर हो चुके हैं, हमने नियुक्ति की, ज्वाइनिंग दे दिया जो आपने। बहुत अच्छा लक्ष्य है। अगर हम पिछले 5 साल में माने तो जो मैं मेंबर था तो उस टाइम 80,000 हमने भर्ती किए थे और इन 2 सालों में ही हमने 19,000 भर्ती की कर दिए। तो ये बहुत अच्छा लक्ष्य है। अगर ये सीटी ये इस तरह की बातें ना आती तो शायद ये आंकड़ा 50,000 से ऊपर होता। हो जाता तो है। कुछ हमारी सरकार के लेवल पे डिले है, ना कि HSSC के लेवल। ठीक है जी। और ऐसी कितनी भर्तियां हैं जी या पोस्ट है जिनके ऊपर लीगल इशू चल रहे हैं कोर्ट में, अभी तक पेंडिंग है मामले आपके? इंडिविजुअल केस तो जो है वो कुछ हो जाते हैं, जैसे किसी ने क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया कि आपका क्वेश्चन ये है। पुलिस को छोड़ के पूरी भर्ती पे किसी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, या इन 2-3 कैटेगरी को लगा लीजिए जिसपे कोर्ट ने एक एक स्टे किए है कि ये पद आपने सार्वजनिक बाद में किए हैं। इस तरह के कुछ पद हैं, ये 100-200, इनको छोड़कर पुलिस को छोड़ के ऐसा कोई भर्ती नहीं है जो पूर्ण रूप से कोर्ट में फंसी हुई हो। चलो सर, सीईटी का परी का रिवाइज रिजल्ट कब आएगा? रिवाइज रिजल्ट की जरूरत नहीं होती है, बार बार डिमांड आ रही है। NTA ने परीक्षा ली, हाँ जी। उसके बाद उसने ऑब्जेक्शन कॉल किए और ऑब्जेक्शन बच्चों ने भेजे। जो ऑब्जेक्शन मानने के थे वो उन्होंने मान लिए और मानने के बाद ही उन्होंने रिजल्ट तैयार किया है। तो रिवाइज का क्या मतलब, इसमें रिवाइज रिजल्ट आएगा? रिवाइज तो हो चुका है रिजल्ट। कुछ ऑब्जेक्शन NTA ने मानने हैं और कुछ ऑब्जेक्शन नहीं मानने। जो नहीं मानने उनका NTA ने सबूत दिया है कि मेरे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन यहाँ से किस बेस उठाया पे है दिया है? और हमारा ही क्वेश्चन ठीक है, कैंडिडेट यहाँ गलत कह रहा है। तो उसने प्रूफ के साथ बात की है, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट रिवाइज हो जाता है। रिवाइज करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने अभी TGT में आप लोगों ने भी मांग उठाई, सब ने मांग उठाई कि आपके 9 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हैं, और हमने जब देखा बिल्कुल 7 गलत थे हमारे क्वेश्चन, तो हमने 7 को ठीक करके ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया। तो अब हम रिवाइज इसलिए नहीं, हमने फैसला भी लिया था कि हम अब की बार रिवाइज आंसर की भी डालेंगे। तो हमारे जो लीगल टीम है उसने कहा कि हमने कोर्ट में पहले जाके कई केसों में ये स्टे वो लिया हुआ है स्टैंड कि हम रिवाइज की नहीं डालेंगे, और एक कोर्ट केस में हम जीते भी हैं इसमें कि आप रिवाइज की नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एंडलेस चीज है। जब आप रिवाइज डालेंगे उस पर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा। बच्चों को तो ऑब्जेक्शन करने का ही पता नहीं बहुत बड़ी मात्रा में। मतलब एक आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, अभी किसी परीक्षा में शायद टीजीटी में बता रहे थे TGT में था कि हरियाणा की राजधानी क्या है। आप। कैंडिडेट ने चंडीगढ़ की बजाय ऑब्जेक्शन करके कुरुक्षेत्र बताया है। तो ऑब्जेक्शन तो आएंगे। उसने शायद ये कहा कि मैंने तो ये भरा, तो उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, अपना आंसर बताया कि मैंने ये भरा। तो बड़ी मात्रा में बच्चों को ऑब्जेक्शन करने का भी पता नहीं है। सर तो हमने अपनी टीम को कहा है कि ऑब्जेक्शन का परफॉर्मा कहीं ठीक करने की जरूरत तो नहीं है कि बच्चे ही कंफ्यूज हो कि वो अपना आंसर बता रहे हैं कि मैंने तो ये भरा, ये नहीं ऑब्जेक्शन कर रहे कि आपका एक क्वेश्चन गलत है। तो सर ये चीज एंडलेस केवल HSSC के लिए क्यों हो रही है? SSC भी करती है, D++ भी, कोई नहीं सारे करता, बोर्ड कोई रिवाइज। रिक्रूटमेंट, कोई रिवाइज आंसर की नहीं करता, फाइनल आंसर की डालते हैं। हाँ फाइनल क्या थी हाँ वो? फाइनल हम भी डालेंगे। जिस दिन हम रिजल्ट डालेंगे उस दिन हम फाइनल आंसर की डालेंगे कि इस आंसर की के आधार पर हमने अपना रिजल्ट तैयार किया है। कोई रिवाइज आंसर की नहीं डालता, कोई एजेंसी नहीं डालती, कोई स्टेट नहीं डालती। चलो सर, स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए पहले भी जब आप मुलाकात हुई थी तब भी आपसे पूछा था कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे के वेट करें भर्तियों का। 7 डिपार्टमेंट में जो भर्तियां आनी है वो अभी तक नहीं आई है जी। ये भी गवर्नमेंट लेवल का मामला है कि गवर्नमेंट ने डिमांड भेजनी होती है हमारे को तो रिक्विजिशन। तो अभी तक वो। उन्होंने डिपार्टमेंटों को लिखा हुआ है कि आपके यहाँ रोस्टर के हिसाब से स्पोर्ट्स कोटे की कौन कौन सी पोस्ट खाली है उसका जल्दी ब्यौरा आप हमारे को दें ताकि हम HSSC को दें। कई मीटिंगें हो चुकी हैं इस लेवल पे,
तो वो भी सरकार ने ही भेजना है ना। सर हरियाणा पुलिस की एज कब से काउंट होगी, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है जी। जैसे जिस दिन भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, रिलीज होगा, पब्लिकेशन होगा, उस दिन से काउंट करी जाएगी, या यहाँ पे आपकी कुछ सुझाव ऊपर जा रहे हैं इस चीज को लेकर? नहीं, हमारा कोई सुझाव नहीं जा रहा है, क्योंकि सुझाव अगर किसी ने कोई आपत्ति है तो बच्चे वो सरकार को रिप्रेजेंट करें, हमारे को करें, उनकी रिप्रेजेंटेशन हम सरकार को भेजेंगे। हम तो विज्ञापन के अनुसार जिस महीने में हम विज्ञापन करेंगे उसकी पहली तारीख से उसकी काउंट करेंगे। ठीक है जी। सर जैसे स्टेनो का टेस्ट होना है, स्टेनो भी भर्ती है जी, तो यहाँ पे कितने लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा? अब इस पे विचार चल रहा है कि हमारे पास इस 3-4 कैटेगरी जो स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट की हैं, लगभग 60,000 एलिजिबल कैंडिडेट हैं हमारे पास स्टेनो के लिए? स्टेनो के लिए। तो हमने पहले स्किल टेस्ट करना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि स्किल टेस्ट हम कितने गुना का करें, हम 25 गुना का करें, 20 गुना का करें, या सभी का करें हम स्किल टेस्ट। और जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हों उन्हीं का हम 4 गुना का रिटन टेस्ट लें, यानी क्योंकि रिटन हम टेस्ट में तो 4 गुना ही है अभी? 4 गुना ही है। ओके। और ये स्किल टेस्ट में अभी फाइनल डिसीजन नहीं अभी सरकार ने? फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। हमने अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट ने किया है स्टेनोग्राफर का, रेलवे ने किया है और बिहार सरकार ने किया है। हम उनकी स्टडी कर रहे हैं कि वो स्किल टेस्ट किस किस तरह से करते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट करना एक चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि हरियाणा में लगभग 2000 भी जो अथेंटिक लैब है, 2000 भी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक दिन में 2000 भी कैंडिडेट्स का एग्जाम ले सकें। अच्छा। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम इस पर पूरी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से किया जाए कि जल्दी भी हो जाए और बढ़िया भी हो जाए, कि स्किल व्यक्ति को ही टेस्ट में बैठने का मौका मिले। ये नहीं है कि हम उसको 4 गुना में टेस्ट में ले आए और स्टेनोग्राफी टाइपिस्ट उस पर आती ना हो। अभी कुछ बच्चों का यही कहना है कि जैसे आपने 7 गुना या 10 गुना बुला लिया बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, उन्हें पता ही नहीं कि स्टेनो क्या चीज़ है, टाइपिंग क्या चीज़ है, टाइपिस्ट क्या चीज़ है। ये है इसमें, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है वास्तव में तो, इसमें लेकिन उसने फॉर्म क्लिक कर दिया। विज्ञापन में ही गलती है। हम्म। जो विभागों के रूल हैं उनमें ही कहीं ना कहीं विसंगति है, क्योंकि स्टेनो और टाइपिस्ट के लिए उन्होंने कोई सर्टिफिकेट की मांग ही नहीं की, सिर्फ ये लिख दिया कि आप पे स्टेनो या टाइपिस्ट आप पे आनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। तो मैंने स्टेनो से और टाइप से मेरा कोई मतलब नहीं है हाँ, लेना मेरी देना। 12वीं पास है तो मैंने टिक भी कर भर दिया स्टेनोग्राफर का, या ये सोच के भर दिया कि जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं सीख लूंगा। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से कि बहुत बड़ी मात्रा में कैंडिडेट इसमें नॉट एलिजिबल है, जिनका स्टेनोग्राफी या टाइपिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो इन केसों में क्या समाधान निकलेगा? जैसे एक बच्चा वहां पे 7 गुना में आ गया, वो वास्तव में उसको आती नहीं स्टेनो, लेकिन वो 7 गुना में 8 तो गुना में हमने आ किए गया। नहीं ना। स्किल टेस्ट के लिए तो 7 गुना का 4 गुना का फार्मूला नहीं है ना, वहां तो 20 गुना 25 गुना या अप्लाइड फॉर जितने हैं, या हम एक कंसेंट लें सार्वजनिक रूप से कि हमारे पास लगभग 60,000 एप्लीकेशन आई हैं और आयोग के ध्यान में आप जैसे लोगों के माध्यम से ये आया है कि बड़ी मात्रा में लोगों ने ऐसे उन्हें अप्लाई कर दिया जो नॉट एलिजिबल है। तो हम ये कहेंगे कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो एग्जाम देने का कंसेंट दे, या स्किल टेस्ट देने का कंसेंट दे कि मैं स्किल टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास स्टेनोग्राफी या टाइपिस्ट आती है। इस पे भी हम एक विचार कर रहे हैं कि शायद 60 में से वो 30 रह जाएं या 40 रह जाएं। अनजाने में तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो अब जब कंसेंट देंगे कि मैं तैयार हूं स्किल टेस्ट देने के लिए, तो वही कैंडिडेट देगा ना जिसके पास आती होगी। ठीक है, यानी कि विचार चल रहा है, विचार चल रहा है इसमें। अभी इसमें स्टेनो में थोड़ा सा डिले हो सकता है। डिले होगा इसमें, जुलाई में नहीं होगा एग्जाम। ठीक है जी। ग्रुप डी फॉर्म की मैं बात कर रहा था सर, एक तो ईडब्ल्यूएस वाला मैटर मैंने आपको बताया, इसके साथ में एक जब कोई कैंडिडेट डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो उसका डायरेक्टली ऑप्शन वहां पे नहीं आ रहा। पहले वो कह रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हो, इसको यस करो, यानी कि वो एक्स सर्विसमैन है पहले काउंट कर रहा है उसको, फिर उसके बाद में डिपेंडेंट का ऑप्शन आ रहा है। जब प्रिंट आउट निकालते हैं तब भी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का वहां पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा, एक्स सर्विसमैन में यस कर रखा है उसने फॉर्म में, पोर्टल में।
तो जब पहले सी और डी में भरा था तब भी तब ऐसी अलग समस्या। लगाते थे जी। अब पहले अलग आता था। हाँ। चलो अब क्या इसको कर रखा है जी, इसको वो भी पहले देख। बोलता भी कि आप एक्स सर्विसमैन हो, वो एक्स ठीक सर्विसमैन तो नहीं है, वो ठीक तो ठीक डिपेंडेंट है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन तब आएगा वो जब एक्स सर्विसमैन में यस करेगा। ठीक है। ये दो चार जो आपको या कैंडिडेट को कठिनाई आ रही है, एक बार जाते टाइम मेरे पास एक पेज पे लिख के दें, मैं आज ही अपनी टेक्निकल टीम से बात करता हूँ। ठीक है जी। टीजीटी की डीवी आपने बता दी सर। इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए अपनी इनकम देखी जानी है, ये फॉर्म भरे गए थे आपके मार्च 2023 में। इससे पिछला साल काउंट करना अपन है, तो इससे पिछला जो साल कौन सा? विज्ञापन में लिखा हुआ है, मेरे अभी ध्यान नहीं है कि हम क्या उसमें देखेंगे, विज्ञापन के अनुसार चलेंगे। ये इसमें मतलब बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रखा है कि मेरी इनकम उस टाइम पे तो नहीं, वो विज्ञापन में स्पष्ट होगा ना कहीं कि हम कौन सी इनकम देखेंगे। आप फॉर्म भरते टाइम देखें या डीवी के टाइम देखेंगे, पिछले वित्त वर्ष की देखेंगे, ये सारी चीजें विज्ञापन में क्लियर होंगी, इंस्ट्रक्शंस में क्लियर होंगी। और सर जैसे जब ये टीजीटी के फॉर्म निकले थे उसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाली जो नो जॉब वाली लाइन थी, उसमें हिंदी में मतलब अलग था, इंग्लिश में मतलब अलग था। उसको ठीक करेंगे। अभी हम आजकल में ही सबके सार्वजनिक करने वाले हैं टीजीटी के नंबर, कि इस बच्चे ने इस के लिए क्लेम किया, फादरलेस के लिए किया, नॉन जॉब के लिए किया है। और हमने ऑप्शन दिया है कि अगर वो डीवी पे भी पहुंच गया है और उसको लगता है कि मैंने गलत नंबर ले लिए हैं, मेरे पास ऊपर एफआईआर ना हो, सिलेक्शन होने के बाद मैं बाहर ना हूं, तो विड्रॉल का मौका हम डीवी वाले दिन भी देंगे उसको, एक परफॉर्मा भरवा के कि आप विड्रॉल आज भी कर सकते हैं। और ये जो आपने कही हमारे लैंग्वेज की गलती से हमारे कुछ गलती होगी बच्चों से भरने के लिए, ये भी हम डीवी वाले दिन ठीक कराएंगे। यानी किसी ने क्लेम नहीं कर रखे तो ले भी सकता है नहीं, क्या? क्लेम ले नहीं सकता, वो हम फॉर्म में देखेंगे। अगर उसने क्लेम किया हुआ है और उसके पास उचित डॉक्यूमेंट है और कहीं लैंग्वेज की वजह से 81 की वजह से उसका गलत हो गया है, या पीछे हमने विड्रॉल करने का ऑप्शन दिया था, जिन्होंने विड्रॉल नहीं करना था वो भी उस साइट पे चले गए और उनका विड्रॉल हो गया ऑटोमेटिक, ये इस तरह की गलतियां हुई हैं टेक्निकल, उससे उन सब का डीवी वाले दिन ठीक करेंगे। हमने ये फैसला लिया है कि हम सब का क्यों करें 32,000 का, जो हमारे लिए शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के नंबर डीवी के बाद जुड़ने वाले हैं। अभी शॉर्ट लिस्टेड करते हुए तो हम सोशो इकोनॉमिक देख नहीं रहे। वो तो हमने जो शॉर्ट लिस्टेड किए हैं उन सबको इस तरह के बिल्कुल मौका देंगे, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है जी। सर जो एडवर्टाइजमेंट 3/2022 थी फोरेंसिक साइंस की या साइंटिफिक असिस्टेंट की, उन पे अभी क्या चल रहा है जी? वो बहुत लंबे समय से वेट में है बच्चे। उसके ऊपर एक कोर्ट केस हो गया था, एक कुछ कैंडिडेट कोर्ट में चले गए थे कि जो मधुबन की फोरेंसिक लैब ने एचएसएससी को डिमांड भेजी है, उसमें रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया है रोस्टर के हिसाब से। तो हमने वो भर्ती उस टाइम प्रोसेस पर रोक लगा दी और विभाग से ये पूछा कि जो बच्चों ने कोर्ट में केस किया है कि आपने रोस्टर के हिसाब से रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने एनालिसिस किया इस चीज़ का और वो मान गए कि हाँ, हमारे पास कुछ पोस्टों में हमने रोस्टर के हिसाब से रिजर्वेशन की सीटें आपको नहीं भेजी, या हमने जनरल की सीटें आपको ज़्यादा भेज दी, उसमें एससी बीसी इंक्लूड नहीं किया, या एससी बीसी इंक्लूड कर दिया, वो जनरल की सीट थी। ये गलती उन्होंने माननी है अब, पर नए सिरे से उनका हमारे पास अभी लेटर नहीं आया। जब हमारे पास लेटर आ जाएगा तो हम ये देखेंगे कि हमने नए सिरे से अप्लाई कराने की जरूरत है या इसमें से ही जो बड़ी हुई पोस्टें हैं उनके अगेंस्ट अप्लाई कराएं और पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है उसको उसका रिजल्ट निकाल दें। इस तरह की एक्सरसाइज जब उनकी तरफ से हमारे पास लेटर आ जाएगा तब होगी। हमारे जो डीए हैं, एडीए हैं और उनके एडीए और डीए हैं, इस तरह की 2-3 मीटिंग उनके आपस में हो चुकी हैं। डीजीपी साहब के, डाउटफुल में हाँ, और मधुबन फोरेंसिक लैब के जो डायरेक्टर हैं, दोनों उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है। ठीक है जी। सर कौशल रोजगार में कोई बच्चा लगा हुआ है, अभी वो 2 महीने पहले ही लगाया, तो वो नो जॉब के नंबर लेने में क्या करे वहां पे? नहीं, उसकी परमानेंट शब्द लिखा हुआ है ना, हाँ, विज्ञापन में परमानेंट शब्द लिखा हुआ है यानी कि कि वो अगर नो वो जॉब के नंबर ले ले सकता है। सकता है, ले सकता ठीक है जी। और
ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन है सर, ये कितने के बच्चे पास हो रहे हैं, थोड़ा आइडिया? ये अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब हम किसी ग्रुप की स्क्रूटनी करके एलिजिबल कैंडिडेट में से 4 गुना ढूंढते हैं, हमारे को तभी पता लगता है कि कैंडिडेट किस किस पोस्ट के या किस ग्रुप के अगेंस्ट कितने कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं। अभी तो हम ये ग्रुप वाइज छांट रहे हैं। जैसे हमने ये 1-2 का छांट लिया, अब हमारा एग्जाम है 8 और 9 का, 8 और 9 तारीख को हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। 8 और 9 का हमारा जो एग्जाम है वो एग्रीकल्चर की पोस्ट का है, डाइटिशियन का है, कोई लैब की हैं, बॉयलर अटेंडेंट है, मेंशन है, जेई हैं, इसमें स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स की पोस्टें हैं, और कुछ बीएससी माइक्रोलॉजी से संबंधित पोस्टें हैं। तो अब हम इन पोस्टों पे एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं कि हमारे 4 गुना में नॉट एलिजिबल एंट्री ना कर दे जी, और वो एक हमारे लिए सिरदर्द हो जाएगा कि इससे बच्चों का एक फायदा भी बच्चा होगा, वो जाएगा वैलिड बच्चों कि को फायदा इन्होंने होगा। तो नॉट एलिजिबल का पेपर ले हाँ लिया। हाँ हाँ, अगर ये नॉट एलिजिबल को बाहर करते तो तो इसकी एक जगह मैं वैलिड पेपर बच्चा दे आ रहा जाता, होता। बिल्कुल। तो इसलिए हम हमारे को स्क्रूटनी करने के बाद ही हम ये 4 टाइम चूज करते हैं। ठीक है जी। अभी जैसे मोटा मोटी देखा जाए तो आपने किस किस का ध्यान में है जी कि इस ग्रुप में इतने के बच्चे हैं, यदि मोटा मोटी कोई आपने एनालिसिस करा उस चीज का, कुछ अभी ये हम ग्रुप का बता ध्यान नहीं में? सकते बात, चलो, क्यों ये चीजें कुछ कॉन्फिडेंशियल हैं। तो उसमें कि कैंडिडेट को खुद ही पता लग जाए कि मैं तो सीधा सीधा सिलेक्शन जोन में जा रहा हूँ, ठीक है जी, को किसी चीटिंग का शिकार ना बन जाए। इसलिए ना हम अपने स्टाफ को बताते, ना बच्चे को बताते ठीक कि है जी, अगर हमारे को हमारी स्टाफ को या मेरे को ही, मैं तो खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ 200 पोस्टें हैं और कैंडिडेट मेरे पे 150 हैं, तो यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट हैं सब, बिल्कुल मैं ही उस बच्चे से कोई चीटिंग करने लग जाऊं समझ गया जी। कि मेरे को इतनी कोई धनराशि दे दो मैं आपकी सिलेक्शन करा दूं, मैंने तो कराया ही नहीं कुछ नहीं, हाँ, वो तो वो अपने तो आप बनाया था। ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इसलिए हम ये बातें डिस्क्लोज नहीं ठीक करते। ठीक है जी। सर, जो फार्मेसी वाली पोस्ट थी उसमें ट्रेनिंग मांग रखी थी पहले 6 महीने की, बाद में वो ट्रेनिंग वर्बली हटाई गई है, अभी तक उसका नोटिस जारी नहीं हुआ, तो बच्चे नहीं, वो कंफ्यूज। नोटिस मान लो उसको एक तरह से वो हटा दी है, और वो तो हम डीवी पे अगर उसको ट्रेनिंग नहीं है, बाहर थोड़ी कर रहे हैं उसको, तो एक तरह से मान लिया उसकी बात। वो डिपार्टमेंट ने भी हमारे को लिख के दे दी है, ये हम लागू बाद में करेंगे, क्योंकि अब जो हम नए सिरे से फार्मेसी करा रहे हैं उसमें एक ट्रेनिंग का भी पार्ट है, अब तक जो नहीं था। तो तो सर, इस वो वर्बली मान बात ली को है बात, कैसे कोई बच्चा प्रूफ के रूप में मान ये सकता है? भी हम ये तो नोटिस यदि आपके पास आया हुआ लेटर, तो नहीं, इसमें दिक्कत इसमें क्या कोई है, लीगल इश्यू तो आप। परेशान क्या है, परेशानी क्या है? अगर इस वजह से हमने कोई बाहर किया हो कि आप पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, और टाइम में चूज करते हुए किया हो या डीवी पे किया हो, ये परेशानी तो तब आएगी। हमने मान ली वर्बली बात। बात तो एच टेट सी टेट को बराबर कराने की भी कही गई थी, वर्बली कही गई थी, कोई नोटिस नहीं था। 2 साल बाद सरकार ने मना कर दिया कि भाई बराबर नहीं एच टेट सी टेट। हमने कब नोटिस भेजा? नोटिस भेजा है ना, एच टेट से सी टेट को बाहर कर रहे हैं हम, लिखित में दिया कोर्ट, पहले वर्बली कहा सीएस गए थे। ऑफिस में। वर्बली कहाँ के कहा गया, पहले वो वर्बली ये कहा कहा गया था था कि एच ये टेट और सी एस्टेट टेट सी बराबर है टेट जी। बराबर है, तब भी हाँ, रिटर्न में था, अब भी लेकिन रिटर्न में जब है। भर्तियां आई तो वहां नहीं पे नहीं, मना कर दिया। पहले भी रिटर्न में था, अब भी रिटर्न में है कि सी टेट को हम नहीं करेंगे। और आप लोगों की मांग पे किया कि सारा बिहार यूपी और सारे बाहर स्टेट के लोग टीजीटी के पेपर दे रहे होते, मैं वो उस कहाँ बात कहीं करेंगे। परेशानी है हरियाणा के बच्चों को नहीं, भी, यदि आपके जो पास स्टेट नहीं है सी ऊपर टेट से, है। तो उसमें ये भी अच्छी बात है कि हमने सबके लिए ओपन नहीं किया है। चलो इस बात में आप कह रहे हो कि हमने अदर स्टेट के लिए ओपन नहीं किया, अब नो जॉब के नंबर, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर आप बाहर वालों को दे रहे हो, तो वहां पे वो बात कहाँ पे गायब हो जाती है जबकि भाई हम नॉन जॉब अपने के हरियाणा दे वालों को रहे सोच हैं, रहे हैं। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है, आप हरियाणा के लिए कंपलसरी नहीं कर सकते, जजमेंट है कोर्ट की, ना कि सरकार ने डिसीजन लिया, एचएसएस ने लिया। हाँ, कोर्ट के कोर्ट माध्यम के से होगा, वो आदेश को तो मानने के लिए हम मानना बाध्य पड़ेगा। हैं, और हमने किसी बाहर वाले को नंबर दे थोड़ी दिए हैं। अभी तो उसके लिए कंडीशन भी है ना, 1,80,000 से इनकम कम होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट ले आएगा तहसीलदार का। कहाँ मिल गए किसी बाहर वाले को नंबर, जब आएगा देखेंगे। नहीं, मिल तो जाएंगे ना, अगला बच्चा वैलिड तो। ले आएंगे, जो शर्तें हरियाणा में लागू हो रही है 1,80,000 से कम है, पीपी से उठाएंगे, डाटा ही उठाएंगे, वो बाहर वाला कहाँ से दिखाएगा ये बातें? तो कोर्ट ने तो कह दिया है ना,
बाहर वाला प्रूव कैसे करेगा? अच्छा जी। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कोई बाहर वाला नहीं आ रहा है। अच्छा सर, अच्छा वो तो आपने बता ही दिया, क्लियर कर दिया। ये सवाल था एक बच्चे का, घनश्याम का, किस किस ग्रुप में 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं? सब में है लगभग, अच्छा, सभी ग्रुपों में है 4 गुना से लगभग 4 ज्यादा। गुना हाँ, ज्यादा है। कुछ ही पोस्ट ऐसी हैं, जैसे पार्टिकुलर मैं कह देता हूँ कि कोच हैं, जैसे हमारे ओके। हमारे कोच 113 के करीब हमारे पास पोस्ट हैं, और 69 करीब जो है सीईटी पास है। तो उन कोचों को भी आपके माध्यम से मैं कहता हूँ कि किसी की बैकअवे में ना आए, जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। और सर जैसे मेरी फैमिली आईडी है, मेरी फैमिली आईडी में दादा दादी भी है, उनकी पेंशन मिला है, और उनकी वजह से मेरी इनकम ज्यादा हो रही है। तो ठीक कराइए ना उनको, दादा दादी को बाहर करिए। ऐसे यदि ठीक है, दादा दादी को तो बाहर कर दूंगा, मेरी बहन जॉब में होती, फिर मैं उस अकेली सिस्टर को बाहर कैसे करता? तो कंडीशन है भी सरकार की, नोटिफिकेशन में है कि नहीं 1,80,000 से कम नॉन जॉब का दावा कर सकता है। तो मेरी तो गलती नहीं है ना, नहीं, जब सरकार उसकी की है। जॉब काउंट ही नहीं की जा रही बहन की, लेकिन उसकी इनकम कैसे काउंट कर रहे हो? तो इनकम तो की जा रही है ना, 1,80 का भी तो राइडर लगा हुआ है ना। नहीं, जॉब काउंट नहीं करे आप बहन की, उसकी इनकम कैसे? सरकार से पूछे ना ये बात, जिसने नियम सर बनाए। जी आपका भी तो रोल होता है उस चीज में, नहीं, किसी हमारा चीज कोई में। रोल नहीं होता, हमारे को नियम बना के भेज दिया। कई बार हमारे को ये लगता है ये नियम सरकार का या किसी अथॉरिटी का गलत है, हम जानते हैं ये गलत है, कहीं रिक्रूटमेंट रूल्स हम देखते हैं कि गलत है ये रूल, फिर भी हम तो बाध्य हैं एक तरह से। नहीं, कहाँ पे सुधार की जरूरत होती है, कहाँ वो पे संभव है? उचित मंच पे बताते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है। एक हम्म, तरफ तो आप अनमैरिड बहन को सर्विस में काउंट नहीं कर रहे हो, हम्म, दूसरी तरफ उसकी इनकम वजह से फैमिली की इनकम बढ़ गई है इसलिए बाहर कर रहे हो। हम्म। तो हम ये जहाँ कहने की बातें होती हैं कहते हैं, ये दोनों कंट्रोवर्शियल है आपस में। तो अभी मतलब इस चीज को क्या माने फाइनली, कि सिस्टर की इनकम काउंट करी जाएगी या नहीं ठीक करेगी? करी जाएगी, 1,80 से अगर ज्यादा है उसकी ट्रिपल पी में, तो वो ये लाभ नहीं ले पाएगा। अच्छा। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया 24-25 तारीख को क्लास हो रही थी डेट, ऐसे ही कुछ बच्चे जो वीएलडीए के हैं, वीएलडीए का चंडीगढ़ का पेपर है जी 1 या 2 जून को ही, बिल्कुल, और उसी दिन हो सकता है 1 को भी या 2 को भी वीएलडी का पेपर अपना भी है। ऐसा कौन सा दिन ढूंढूं राजेश जी जिसमें किसी का पेपर ना हो? अभी व्हाट्सएप पे मेरे पास आया एक का कि मेरा तो उस दिन सर्जन का पेपर है यूपीएससी का। तो मैंने मैसेज किया उसको, यार तू तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, यहाँ वीएलडीए में क्यों फंस रहा है? आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए ना किसी का कहीं ना कहीं तो क्लास हो ही रहा होगा। ईपीएफओ का पेपर भी है जी उस दिन, यूपीएससी का। ईपीएफओ का हाँ, भी है, यूपीएससी का है वो। कहाँ से ढूंढूं ऐसी तारीख जहाँ क्लास ना हो रहा हो? कुछ रास्ता एचपीएससी को तो हमने नहीं, फॉलो नहीं, करना पड़ेगा, वो तो अपने क्योंकि हम दोनों रिक्रूटमेंट एजेंसियां सेम, एक ही स्टेट की हैं, सेम है हम। वहां तो तो करना अब पड़ेगा। बिहार का कहीं पेपर हो रहा होगा, कहीं किसी का हाँ, अपने एयरफोर्स स्टेट का को हो तो रहा होगा, देखना किसी की पड़ेगा। बहन की शादी हो रही होगी, किसी की उस दिन कोर्ट में तारीख है। तो ऐसी सारी चीजें तो दुरुस्त करना ये तो संभव नहीं है ना। सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉसिबल है जी, वहां पे प्रयास कर तो सकते हो। क्या पेपर हटा दूं पीछे और? नहीं जी, फिर पेपर नहीं हटाना जी, तो क्या करें? ले लो जी पेपर। हाँ, फिर होते तो ठीक है, कहीं पे। वो उसकी मर्जी है, वो हाँ चंडीगढ़ वाले हाँ, में कौन सा? बैठे या हरियाणा वाले में बैठे। ठीक है जी, ठीक। सर, अभी ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस का नया फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको 2023-24 का अपलोड करना है, और उस फॉर्मेट में एक नई चीज और डाल रखी है कि आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में प्लाट है वो 170 गज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही आप ईडब्ल्यूएस का बनवा सकते हो। लेकिन जब बच्चे वहां पे बनवाने जा रहे हैं कोर्ट में या सीएससी सेंटर पे, तो ऐसा सर्टिफिकेट अब तक बन ही नहीं रहा। आपने एडवर्टाइजमेंट में दे दिया नया फॉर्मेट। आप शब्द यूज मत करो साहब, सरकार की नियम है, डिपार्टमेंट के रूल हैं, हम तो एक एजेंसी है, हमारे को काम सौंपा गया है, हम कोई भी कंडीशन को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इस अगर कंडीशन सरकार में ने किया है, हाँ तो गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, तो इसमें पर तो है कंडीशन सरकार की, तो क्या कर सकता हूँ? सर बनता ही नहीं, सरकार ने तो वो बनाने हैं वो सर्टिफिकेट। आप कह रहे हो कि सरकार ने ही ये फॉर्मेट नहीं, दिया हमें? ईडब्ल्यूएस के बन रहे हैं, कौन कह रहा ईडब्ल्यूएस है? का बना रहा है, उसमें 170 गज वाला अभी लाइन नहीं आ रही, उसमें 200 जो पहले कंडीशन थी वही आ रही है। तो सरकार ने की ना कंडीशन तो लागू, अब यदि ये कैटेगरी वाला ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आता, हम्म, सरकार ने सर्टेन नियम बनाए हैं।
नहीं, वो बन अभी भी 200 ही गा रहा है जी। यदि मैं आज बनवाने जाऊंगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो 200 गज वाला ही प्लाट लिखा जा रहा है वहां पे कि तो मैं। सरकार ने अपने सिस्टम में ठीक करना चाहिए, और अपने जो तहसीलदार हैं या इशूइंग अथॉरिटी हैं, एसडीएम है, जो भी है, उन पे कहना चाहिए कि ये ठीक यदि करो मैं इस इस चीज। कंडीशन में फॉर्म भर दूं 200 वाली से, आप उस टाइम पे कहोगे मैंने तो 170 वाला मांग रखा था। नहीं, हम तो प्लाट ही नहीं देखते, हम तो सर्टिफिकेट देखेंगे। हमने नहीं उसकी प्रॉपर्टी देखनी। हम तो अगर उसने अथॉरिटी से सर्टिफिकेट बनवा के लिया है वो, हम उसको मान लेंगे, ठीक है जी। चाहे उसकी इनकम ज्यादा भी हो। हमने तो उसका सर्टिफिकेट देखना है, दोबारा तहसीलदार की जिम्मेवारी है। दोबारा रिपीट कर दो जी बात। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो कि लेके आएगा, हम उसको मान लेंगे। ये अगर गलत बना रहा है या तो वो ठीक बना रहा तहसीलदार है, की कमी वो है। अथॉरिटी बना रही है। हाँ बिल्कुल। ना बच्चे की गलती है, ना हाँ, एचएसएससी की क्योंकि गलती वो किसी ने अप्रूव किया उस है। चीज को। बिल्कुल। अच्छा सर, क्लर्क वेटिंग के ऊपर भी बार बार सवाल आ रहे हैं। एक तो क्लर्क वेटिंग पे, एक दूसरा जो बच्चे हटाए गए थे लेकिन वो अभी तक नौकरी कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने पिछली बार भी कुछ स्टेटमेंट दी थी, तो अभी क्या स्टेटस चल रहा है जी इसके ऊपर? अभी हमने क्या, सीएस साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने सब डिपार्टमेंटों को ये कहा है कि आप अपनी वैकेंसी पोजीशन एचएसएससी को भेज दीजिए, और वो लगभग 10-12 डिपार्टमेंट को छोड़ के हमारे पास सबकी आ गई है। तो हम वेटिंग की जो लिस्ट है वो तैयार कर रहे हैं। मगर इसमें एक जो पेंच है वो ये है कि जो बच्चे बाहर हुए थे हमारे रिवाइज रिजल्ट में, वो किसी भी वजह से हुए, उन्होंने भी अपनी जाके सर्विस पे स्टे लिया हुआ है। तो एक तरफ तो कोर्ट ये कहती है कि आप रिजल्ट रिवाइज कर दें। जब हमने रिवाइज कर दिया और उसमें बाहर हो गए बच्चे, उन बाहर जाने वालों को स्टे दे दिया। यानी दोनों ही आदेश कोर्ट से आए दोनों हुए ही हैं। कोर्ट के आदेश हैं, और दोनों ही कंट्रोवर्शियल हैं। तो हम कोर्ट को कहेंगे कि इस स्थिति में हम क्या करें। आपके आदेश से ही तो हमने रिवाइज किया, बिल्कुल। और जो 650 या 630 बच्चे इन हो रहे थे, जो सिलेक्ट हो गए नए सिस्टम से, वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, और जो बाहर हुए थे वो अपना सर्विस पे पैर जमाए बैठे हैं। ठीक है जी। सर, ग्रुप डी का फॉर्म 2 साल पहले भरा था, उसकी सिचुएशन कुछ भी चेंज नहीं हुई, क्या उसको दोबारा से अपडेट कराने की जरूरत है कुछ, ईडब्ल्यूएस वगैरह या नो जॉब की कंडीशन वगैरह? जैसे ईडब्ल्यूएस अब 2023-24 नई साल आ चुकी है, तो नहीं, उसने कोई चेंज करने की जरूरत बस नहीं है उसके ऐसी। पास वैलिड होना हाँ चाहिए हाँ, डीवी के टाइम पे उस अब पर का अगर भी। कोई गलती ऐसी हुई है, डेट ऑफ बर्थ उसकी गलत हो रही है, उसकी एससी का बीसी लिखा गया, बीसीबी का वो लिखा गया, मदर फादर के स्पेलिंग में गलती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से वो इसी तरह की ही करेक्शन करे। बाकी वो मेन डाटा से इसमें छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि अगर छेड़छाड़ करता है तो उसके कई बार वैसे ही भयंकर परिणाम निकल जाते हैं। वहाँ से उसका कैंडिडेचर ही रद्द हो जाता है, या उसका नया ही डाटा कोई और आ जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट यानी कि छेड़छाड़ मत यदि करें। उसकी सिचुएशन सेम है पहले जैसी, सेम है तो उसको कुछ उसको करने की जरूरत कुछ भी नहीं। करने की जरूरत। ठीक है। सर, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है एचएसएससी में? उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं कि पहले हम जो है एक्स सर्विसमैन वार किलिंग के बच्चे को प्रेफरेंस देते हैं। अगर किसी का पिताजी एक्सपायर हो गया वार में, या किसी इवेंट में हो गया, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड़ में हो रहा है, जैसे अब मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है, वहाँ वो हो गया, तो जो वार किलिंग के बच्चे हैं उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरे नंबर की प्रायोरिटी वो है जो किसी ऑपरेशन में या इवेंट में सेल्फ कैंडिडेट, मतलब खुद कैंडिडेट घायल हो गया है, डिसेबल कहते हैं हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। तीसरे नंबर पे डिपेंडेंट को उसको प्रेफरेंस देते हैं जिसका पिताजी डिसेबल हो गया है। ओके। चौथे नंबर पे हम सिंपल एक्स सर्विसमैन को देखते हैं, उसके बाद हम डिपेंडेंट को देखते हैं, उसके बाद हम फ्रीडम फाइटर के बच्चों को देखते हैं। इस तरह से एक नियम बना हुआ है कि प्रेफरेंस किसको देनी है। तो इसमें जैसे ऐसे बता रखा कि 2% सीटें यदि जैसे एक्स सर्विसमैन नहीं मिले हमें प्रॉपर जितने हमें चाहिए थे, तो हम डिपेंडेंट को देते हैं वो सीट, 2% सीट। 2% होती है या वो मतलब पूरी सीट भी भरी जा सकती है जी? पूरी सीट भी भरी जा सकती है। एक्स सर्विसमैन की 10 हाँ पोस्ट जी, है हाँ तो जी, 10 की 10 भी 10 आप 10 डिपेंडेंट से भर सकते हो। अवेलेबल है, एक्स सर्विसमैन खुद अवेलेबल नहीं है, तो वो इस फार्मूले से डिपेंडेंट या फ्रीडम फाइटर के वो इसमें लग आश्रित सकते हैं। आ सकते हैं। ठीक है। और अगर यदि ये तीनों चीजें ही नहीं है, फिर वो अपनी पेरेंटल कास्ट में पहुंच पेरेंट्स जाते हैं। कैटेगरी में काउंट किया हाँ जाता जी। है। ठीक है जी।
अच्छा सर, जैसे अभी मैंने जनरल से अपनी, मेरी कैटेगरी तो बीसी थी, और जनरल से मैंने फॉर्म भर दिया था, पेपर पास कर लिया जनरल से, सीईटी परी को पास कर लिया। जब अगला एग्जाम होगा तो वहां पे भी मैं जनरल के बराबर कंडीशन ले आता हूँ, मेरी कैटेगरी वास्तव में बीसी है, तो क्या मैं जनरल में काउंट हो जाऊंगा? जनरल में जंप करोगे आप, अच्छा जी। फाइनल में, ठीक है। फाइनल इवेंट में। अभी नहीं कर रहे हैं आप, अभी फाइनल आप में। उसमें कर रहे हो। हम्म। आपकी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी हम उसमें देख रहे हैं, मान लो मैं बीसीबी हूँ, हम्म। और कोई पोस्ट बीसीबी की वहां पोस्ट नहीं थी, हम्म। वहां जनरल की थी, हम्म। और अगर वो जनरल की फुलफिल कर रहा हूं मैं, हम्म। बीसीबी होते हुए मेरे 47.5 से ऊपर नंबर ज्यादा हैं, नंबर। तो मैं 4 टाइम में गिना जाऊंगा कि ठीक। हम इसको एससीबीसी नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ इस पोस्ट ही नहीं थी एससीबीसी के लिए, यहाँ सिर्फ जनरल के लिए थी, तो हम उसको जनरल में ले जा रहे हैं। यहाँ कि पे कल वो ये कह सकता था कि अगर आप इंडिविजुअल पोस्टें करते तो। निकालते तो तब भी तो मैं जनरल में, मैं सीबीसी ना शो करके जनरल में भर सकता था। तो बिल्कुल। अभी हम स्क्रूटनी करते हुए एलिजिबल कैंडिडेट की, तो उसको इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हरियाणा पुलिस की एक और मैटर हो जाता है जी, उसने पेपर दिया था जनरल से, अभी भर्ती आई नहीं है पुलिस की, एज ओवर हो चुकी है, क्या अब वो ईडब्ल्यूएस में फाइट कर सकता है हरियाणा पुलिस में? नहीं, जो उसने क्लेम किया फॉर्म भरते टाइम, उसी में रहेगा। सीईटी पर ही तो उसने जनरल से भर रखा है। सीटी को भूल जाइए अब। हाँ। अब पोस्ट के अगेंस्ट क्या भरा है आपने, वो ध्यान रखिए। अभी तो हरियाणा पुलिस की भर्ती आई नहीं है सर। जब आएगी वो कंडीशन लागू होगी। उस टाइम पे क्या वो ईडब्ल्यूएस कर पाएगा? उसने फॉर्म जनरल से भरा है। ईडब्ल्यूएस कर पाएगा। कर पाएगा। हाँ ईडब्ल्यूएस का हाँ हाँ बेनिफिट एज में ले हाँ पाएगा। हाँ। पोस्ट के अगेंस्ट क्या भर रहा है हम तो वो देखेंगे। ठीक है जी। एक सर ये जो 14/2019 की है असिस्टेंट मैनेजर यूटिलिटी की, ये भी लंबे समय से पेंडिंग है जी भर्ती। इसमें कुछ इशू था विजिलेंस इंक्वायरी का, अगर वहां से क्लियर हो जाती है तो हम रिजल्ट निकाल देंगे। स्टे कोई नहीं है। अच्छा जी। एक बच्चा यदि 5 ग्रुप का एग्जाम देता है जी, क्या वो 5 ग्रुप में सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, पर पोस्ट की प्रेफरेंस बढ़ेगा बाद में। विद इन ग्रुप नहीं आ सकता वो। हाँ। ग्रुप में चाहे वो 10 ग्रुप में आ जाए सिलेक्शन सेलेक्ट लिस्ट में आ होके, सकता है वो। फिर हम उससे प्रेफरेंस मांगेंगे। मान लो कोई कैंडिडेट वीएलडीए में सेलेक्ट हो गया है, और इतना इंटेलिजेंट है वो, हमारे ग्रेजुएशन के कॉमन ग्रुप का पेपर दिया, और एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट हो गया है, तो हम उससे पूछेंगे कि बेटा आप इन 4-5 में सेलेक्ट हो चुके हो, अब ये बताइए कि किस में जाना चाहते हो। वहां भी एक सॉफ्टवेयर ने मेरिट का आधार है बनाया हुआ है, अगर उस मेरिट में आता है परफॉर्मेंस में, तो वहां सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। अच्छा फायर। मिलेगी पोस्ट उसको एक ही। ठीक है। फायर ऑपरेटर में यदि रिजर्व कैटेगरी की सीट खाली रहेगी जी, किसी कारण उस कैटेगरी में बच्चे नहीं में, तो क्या वे पोस्ट सिंपल जनरल में कर दी जाएगी ऐड? नहीं वो खाली रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा नियम है कि डी रिजर्वेशन जो है वो 2 बार मौका देने के बाद की जा सकती है। कि जैसे एससीबीसी कोई सीट भरी नहीं गई, तो अगली एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड करनी पड़ेगी, फिर उससे अगली में इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर 3 बार करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो फिर वो जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो उसकी भी परमिशन चीफ सेक्रेटरी साहब देते हैं। ठीक है। डी रिजर्वेशन नहीं हो सकती, चीफ सेक्रेटरी के आदेश से ही हो सकती है। और वो भी तीसरी बार में होती है तीसरी बार। यदि 2 बार हाँ, सीट खाली रह जाती है तो? उसमें भी एक और क्ल्यू है, अगर कोई ऐसी पोस्ट है जो भविष्य में नहीं आने वाली है, डेड कैडर है, जैसे पीटीआई का हमने केस चलाया हुआ है कि हमारे पास जनरल एससी और बीसी के बहुत से बच्चे जनरल में जंप कर गए, और 69 बच्चे जनरल के बाहर हो गए उनकी वजह से। तो हमने सरकार से एजी साहब के माध्यम से ये किया है कि ये डेड कैडर है, इस कैडर में कभी भर्ती नहीं होनी अब, क्योंकि क्वालिफिकेशन चेंज हो चुकी है। तो इस तरह का हमारे को इजाज़त दीजिए डी रिजर्व करने की, कि वो 69 बच्चे भी एडजस्ट हो जाए। एजी साहब ने मोहर लगा दी है, सीएस साहब ने अभी इस पे फैसला लेना है। ठीक है जी। एक वेटिंग के बारे में और बता दीजिए सर, वेटिंग से कौन सी सीट क्लियर होती है? एक तो एक बार बच्चा ज्वाइन कर गया, वो सीट छोड़ गया बच्चा, वापस रिजाइन दे दिया उसने, वो सीट वेटिंग से भरी जाती है, या कोई ज्वाइन ही ना करे
दोनों स्थितियों, दोनों स्थितियों, दोनों कंडीशन में आप वेटिंग से उठा हाँ, सकते पर वो पीरियड में आना चाहिए उसमें। जैसे पहले 90 दिन का पीरियड था, अब 1 साल का पीरियड है। ये नहीं है कि वो 2 साल बाद वेटिंग उठाएंगे। हैं। वो तो जो जैसे जितनी वैलिडिटी लिस्ट की वैलिडिटी 1 साल लिख चीफ के होती सेक्रेटरी है। साहब ने निर्धारित की, उसी अवधि में होना चाहिए। ठीक है जी। तो छोड़ेगा भी। छोड़ना कैसी, एक तो फंस रहे हो। अच्छा सर ये बता दो, जैसे बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ हुई है जी एचएसएससी में, तो जैसे बच्चे कि जैसे कि जैसे कि क्लर्क का रिजल्ट दोबारा रिवाइज करना पड़ गया, चाहे वो किसी के आदेश से करना हो, कुछ मिस्टेक निकली अपनी तब वो करना पड़ा। हरियाणा पुलिस की भर्ती भी कोर्ट में है जी, 1 साल हो गया या 1.5 साल होने को है रिजल्ट आए हुए। इसी किसकी कमी से कौन गया कोर्ट में? कोर्ट में तो कैंडिडेट के बीच में से तो गया। हाँ, तो कोई सरकार के एचएसएससी के लेवल पे कहाँ गलती है? तो चैलेंज करने यदि वाले भी तो आप ही लोग हैं, आप ही लोग भर्ती हो रहे हैं, आप ही चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज किया कोर्ट ने, वो सही लगा तभी तो डिसीजन दिया ना भाई, कहाँ लगा रिजल्ट सही? रिवाइज करो। कहीं ये पुलिस के ही मान लें, अगर जिस पे स्टे हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन पे प्रश्न चिन्ह है, तो नॉर्मलाइजेशन तो सीटी में भी हुआ है, सीटी को कैंसिल कर दीजिए। सीबीएसई के पेपर में भी हो रहा है, एलआईसी के में भी हो रहा है, रेलवे में भी हो रहा है। कोई एचएसएससी नया फार्मूला लेके आई हो दुनिया में पहली बार, तब तो कोई बात आती है। नया फार्मूला चल रहा है, बहुत वर्षों से चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, कोई नया नहीं है, तो हमारे लेवल पे गलती कहाँ है? तो चैलेंज बच्चों ने किया ना उसको। तो ये चीज आप जब कोर्ट में जाके बोलते हो तो वहां पे क्या बोलते हैं, फिर क्या रिप्लाई मिलता है? क्या कह सकते हैं जज साहब को, क्या कह सकते हैं? नहीं, अपनी दलील तो आप दे ही रहे हो हम ना वहां देते पे। हैं दलील, ये इस तरह की इतनी परीक्षाएं हो चुकी हैं इस मेथड से, तो कोई नया फार्मूला नहीं है। मतलब सिचुएशन ऐसी हो रखी है सर, कुल मिला के बच्चे कहते हैं कि एचएसएससी में सारे अनपढ़ बैठे हैं कि नहीं, हम तो कहा है, मैंने खुला मैं तो ये कहा आमंत्रण दिया है, तो मैं खुला आमंत्रण दिया है कि बच्चे किसी बड़े से बड़े वकील को लेके आ जाएं, या खुद अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, कोई ऐसी बात कहने से एचएसएससी के स्टे हटता हो और चेयरमैन के जाने से हटता हो कि जाके चेयरमैन ये बात कह दे, तो आई एम रेडी। ठीक है जी, आप बच्चों के साथ हो, यदि बच्चों के साथ हूं, बिल्कुल। मैं भर्ती करने के लिए बैठा हूं, जितनी ज्यादा भर्ती होगी, जितने ज्यादा बच्चे मेरे कार्यकाल में लगेंगे, वो बच्चे भी मेरे को साधुवाद देंगे, सरकार भी कहेगी कि ये आपके टाइम में बहुत भर्ती हुई है, आप लोग भी कहेंगे। मैं कोई भर्ती रोकने के लिए थोड़ी बैठा हूं। अच्छा ये मैं तो बताओ करने के लिए बैठा हूं, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं कह नहीं सकता, कि मैं कोर्ट के प्रति टिप्पणी नहीं कर सकता, अभी एक क्योंकि बात क्यों रोक रखी है। अभी एक बात बताओ जी, जैसे जब स्टार्टिंग में अपनी जो सत्ता आई थी, ये पार्टी जो भी अभी प्रेजेंट में है, सरकार मानते हैं, उस टाइम सरकार ने बहुत सारे स्टेप ऐसे किए कि हर बच्चा पढ़ने लग गया था जी, और सभी लोग यही कह रहे थे कि भाई इस सरकार ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, लाइब्रेरी बढ़ दी, बच्चे ने पढ़ना सिखा दिया। और अब सिचुएशन वापस उल्टी हो रही है कि इसे सरकार ने अच्छा कराया था, इसे सरकार ने रोजगार के ऊपर दोबारा से क्या गलत कर दिया सरकार ने? बताओ क्या कर दिया कि उसने किताब फेंक दी, अब इसलिए फेंक दी कि ये पॉलिसी गलत है? 4 गुना की तो बात है, तो 4 गुना में भी तो जितनी पोस्टें हैं 60,000, इसमें 60,000 हरियाणा के लोग लगेंगे, इंटेलिजेंट ही लगेंगे। चलो मानता हूं कहीं ना कहीं पॉलिसी में गलती हो सकती है कि हमने क्वालिफाइंग करना चाहिए था, 4 गुना नहीं करना चाहिए था, ये भी विचार सरकार ने करना है। तो किताब क्यों फेंक दी कैंडिडेट ने? कैंडिडेट तो इन्हीं में से लगेंगे, 357 में से ही लगेंगे। नहीं, बार बार जैसे पेपर 24-25 का था, कभी एक दुआ कर दिया आप। तो अभी तो आप ये पक्ष ले रहे थे कि उस दिन सर्जन का पेपर है चंडीगढ़ का, इस पे भी सोच लीजिए। हाँ जी, फरवरी से कुछ बात सोचने के, फरवरी से आप पेपर स्टार्ट करवा रहे थे, फरवरी में सीटी मेंस होगा, मार्च में सीटी मेंस हमने कहा कि एक तो हमने स्क्रूटनी करनी पड़ेगी सब बच्चों की, 3,57,000 जितने लोग पास आउट हैं सीटी में, सबकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि 4 गुना में नॉट एलिजिबल कैंडिडेट ना आ जाए। और मैंने बताया भी आपको कि जैसे आप नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हो, आपसे 4 गुना में चूज करके आपसे पेपर दुआ दिया, भाई साहब वंचित रह गए 1 नंबर से, वो कल कोर्ट में जाएंगे। राजेश ताऊ जी तो एलिजिबल ही नहीं थे पेपर देने के, आपने पेपर दे दिया, दुआ दिया उससे, तो एक तो हांसी का पत्र हम बनेंगे, और आप भी नॉट एलिजिबल होते पेपर दे रहे होंगे, आपका कब पता लगेगा? जब डीवी होगी। तो इसलिए कुछ चीजें
इंटरनल हैं जिससे देरी हो जाती है। ठीक है जी। सर सीईटी क्वालिफाई कोर्ट केस में जब कोर्ट में जाया जाता है, वहां पे सरकार की दलील होती है कि एचएसएससी बड़ी एजेंसी है, जो काम करी है वो बहुत बढ़िया तरीके से करी है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब आपके पास आके कोई मुलाकात करता, आपसे पूछा, आप सरकार का नाम लेते तो कि सरकार ने पॉलिसी बनाई है, हम क्या करें इसमें? नहीं, कोर्ट ने ही खुद कहा है कि सरकार और एचएसएससी शॉर्ट लिस्टेड कैसे करते हैं, वो इसमें उनका हम काम है। इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, सरकार शब्द भी यूज किया कोर्ट ने। उसमें एचएसएससी वर्ड भी यूज किया है जी। हम तो एक इम्प्लीमेंट एजेंसी करने वाले हैं, बाहर के कैंडिडेट को, दुनिया को, कोर्ट को, आप लोगों को हम लगते हैं, पर हम तो पर्दे के पीछे हैं। नियम तो कहीं और से निर्धारित हो कह रहे हैं ना। पर्दे के पीछे तो रहते नहीं हो जी, हाँ जी। बच्चे कह रहे जी हर रोज यूट्यूब पे आ जाते हो। तो यूट्यूब पे भी मैं बच्चों को कोई न कोई जानकारी देने के लिए आता हूँ, कोई चाव नहीं है बिल्कुल, मेरे को। मैंने जैसे सर से बात करी थी, सर ऐसे ऐसे भाई कोई आपके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो, बच्चों ने, सर ने ये कहा कि राजेश मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, तभी मैं यहाँ पे आया था। और अभी वो फाइनल स्टेटमेंट अभी देने वाले हैं सर कि गुड न्यूज क्या है आपके लिए। तो सर गुड न्यूज क्या दे रहे हो आप? गुड न्यूज तो ये है कि प्रोसेस शुरू कर दिया है, एक्शन और मोड में आप जुलाई जुलाई एक्शन जुलाई मोड जो में आ है गए। हमारी पूरी उसकी वो है, पूरा महत्वपूर्ण महीना है कि यहाँ एग्जाम भी हो रहे होंगे, पीएमटी भी हो रही, डीवी भी हो रही है होगी। तो जो तरीका कोई गलत है, ठीक है, बच्चों को गलत लग रहा है या किसी और को लग रहा है, पर 60,000 भर्ती 31 दिसंबर 2023 तक हो जाएगी, और इन्हीं बच्चों में से होगी। गुड न्यूज तो ये है। लेकिन उसमें जितनी पहले सरकार ने वाई वाई लूटी थी, वह वाई वाई नहीं लूट पाएगी, बेशक 60,000 बच्चे लगा दिए ये जी। बात सरकार से कीजिए ना। आप सरकार से बात कराओ ने। हाँ, अरे हमारे लिए तो आप ही सरकार हो। नहीं, मैं सरकार नहीं, मैं सरकार का एक छोटा सा अंग हूँ। निर्णय कहीं और होते हैं, तो आपकी भावनाएं और कैंडिडेट की भावनाएं हम वहां पहुंचाते हैं। बिल्कुल जी, माध्यम हो जी आप ऊपर तक हमारी बात पहुंचाने का। सर जैसे हर शनिवार रविवार को एग्जाम होंगे जुलाई में, या कुछ गैप भी हो सकता है, या और आप जैसे जो मोटे या मेनली मैं ग्रुप कहूँ 56-57 की 12वीं और जो ग्रेजुएशन वाले हैं, उनका एक एस्टिमेटेड टाइम आप थोड़ा आप बताना चाहो भाई, उस महीने में इस डेट के आसपास हम ये प्रोसेस सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन जो रोड़ा टिका हुआ है वो 56-57 के लिए है। 56 का अभी 9 जुलाई को हमारा प्रपोज्ड है, मॉर्निंग शिफ्ट में, 9 करनाल, जुलाई को, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में। 9 9 तारीख जुलाई हाँ, 9 जुलाई संडे। तो 9 जुलाई तो अभी आ गया जी, हाँ एक के बाद हाँ। नेक्स्ट। अभी हम 4 टाइम पे एक्सरसाइज चल रही है हमारी। अभी ये मतलब एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल में से भी 4 टाइम कैंडिडेट कौन है। ठीक है जी। और सीईटी ऐसा बताया गया था कि साल में 2 बार कंडक्ट करवा कराएंगे जी। तो अगला सीईटी के बगल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार सीईटी नहीं दे पाए, या जो अब एज हुए हैं जिनकी, तो वे भी जाना डी चाहते का हैं। सितंबर में हो रहा है। ठीक है। हमने एनटी को लिख दिया है। एनटी पूरे देश की रिक्रूटमेंट एजेंसियां या एडमिशन के लिए काम करती है। हाँ तो जी। हमने उनको कहा है कि हम सितंबर में एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे को डेट बता दें, ताकि हम समय पर बच्चों को बताएं कि सितंबर की इस तारीख में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो हमारा सी का है, उसके लिए हम अप्लीकेशन दोबारा से खोल लेंगे, और वही नवंबर में ही हम सी क्लास के लिए सीटी लेंगे, दोबारा नई सिरे से। नए सिरे से। ठीक है जी। और सर एक दो सवाल और मेरे दिमाग में आता है, पे रह गया, चलो ठीक है सर जी। 9 जुलाई, अरे एक सेकंड में सर जी, मेरा नहीं किया था। कुछ पे स्टे है, कुछ पे स्किल टेस्ट होना है। सर जैसे आप, जब मैंने पिछला इंटरव्यू लिया था कि मैं 15 दिन पहले ये साइट पर डलवा दूंगा भाई, ये बच्चे 4 गुणा में हैं, ये बच्चे एग्जाम देंगे। अभी आप 8 तारीख का, जो 8 जुलाई का बता रहे हो 56-57 का एग्जाम होगा, तो वो लिस्ट बच्चों को कब पता चलेगी कि वो 4 गुणा में है या नहीं है? अभी यदि मैं 1 और 2 जुलाई की बात करूं, तो उनका भी अभी तक बच्चों को पता नहीं कि वो 4 गुणा आज में। और कल में मैसेज जाने शुरू हो जाएंगे मेरे पास। अभी 1-2 वाले के तो चले हाँ जाएंगे। हाँ हाँ। और उसका उनके भी लगभग 10 दिन पहले जो है मैसेज चले जाएंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस ग्रुप, और ठीक है। आपके एग्जाम इस तारीख को है, और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए इस तारीख से। इंडिविजुअल मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, टेक्स्ट मैसेज जाएगा, ईमेल से जाएगा। जो भी किसी ने अपना ईमेल आईडी दी हुई है, व्हाट्सएप दिया है, या टेक्स्ट मैसेज के लिए फ़ोन दिया हुआ है, सब पे जाएगा। अच्छा, ये सार्वजनिक डिस्प्ले नहीं होगी लिस्ट? सार्वजनिक। चलो
ठीक है सर जी, कुछ और कहना चाहते हो, संदेश देना चाहते हो? कितनी भर्तियों का टारगेट आप लेके चल रहे हो अभी हमने तो फिलहाल? 60,000 भर्ती करनी है, जिसमें 32,000 सी की है, 7,500 टीजीटी की है, 6,000 पुलिस की है और लगभग 13,000 डी की है। तो सभी का आपके माध्यम से कि वो निराश ना हो। और मैं एक नई बात बताता हूँ कि जो अभी साक्षी मैंने बताइए। बतानी नहीं चाहिए, पर बच्चों के हित में मैं कोई लाग लपेट नहीं करना चाहता। जो ये क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग का जाप जो बच्चे कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, अभी हमने ये देखा कि हमारे पास लगभग 32,000 में से लगभग 18,000 पोस्टें ऐसी हैं जिसमें कैंडिडेट 4 गुना है या 4 गुना से कम है या लगभग उतने हैं जितनी पोस्टें हैं। ठीक है। तो ये 18 में से 32 में से 18 के कितने 15 करोड़ बच्चे। 15,000 या 14,000 हम्म, कैंडिडेट पोस्टें ऐसी हैं जिसमें हमारे पास कैंडिडेट बल्क में हैं। ज्यादा है। तो ये जो पोस्टें 18,000 की हैं, ये तो लगभग क्वालिफाइंग ही हो गया टेस्ट। वो तो हाँ, सब नहीं लोग नहीं, वो हैं जो 18,000 के क्वालिफाई लिए है। तो हो गया जी। 18,000 के लिए हो गया। हम्म। ये 14,000 के लिए ये जो है डिमांड है कि क्वालिफाइंग होना चाहिए। तो जब आप 18 लाख पेपर दे रहे होंगे पटवारी के खिलाफ, तब भी तो 1,000 ही लगेंगे ना। तो कंपटीशन तो वहां भी बहुत बड़ा है। तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है। और सरकार को भी हमने ये कहा है कि आप इन 18,000 के लिए इतना स्क्रीनिंग कर रहे हो, इनको भी क्वालिफाई कर देते। किसी स्टेज पे हमने कहा है। हाँ। और जहां मंच पे कहने की होती है वह कहते हैं कि पूरा एनालिसिस करने के बाद ये आया है कि 13-14 हजार पोस्टों के लिए ही हम इतने बड़े समुदाय का नाराज कर रहे हैं। बाकी तो 18,000 पोस्टों के लिए इलिजिबल मतलब क्वालिफाइंग कैंडिडेट ही हैं जो 4 गुना में आ रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है जी? दिक्कत पॉलिसी मैटर पे है। अभी जैसे कोर्ट ने पहले 3 बच्चों को अलाउड किया सर, फिर कल भी बता रहे कि 8-10 बच्चों को और भी छूट मिल गई है, सीईटी मेंस में नहीं, बैठ इसमें सकते। हम अपना अपील में गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने सीईटी का पेपर ही ना दिया हो और वो अब अगले पेपर में बैठ जाए, या जिसने क्वालिफाई ना किया हो वो इसमें अलग पेपर में बैठ जाए। और प्ली भी देखिए कितनी कैसी अजीबोगरीब प्ली है कि मैं तो टेक्निकल उसका कैंडिडेट हूँ, मेरे को तो प्री में टेक्निकल बातें पूछी ही नहीं गई। अरे ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, इसमें हमने सिर्फ आपका अवेयरनेस देखनी है, जनरल नॉलेज देखनी 10th है। लेवल तक की चीजें देखनी है। देखेंगे ना अब आपकी 50% सिलेबस निर्धारित किया है हमने। अब देखेंगे आपकी इंटेलिजेंसी। अब दिखा लेना आगे कि आपको जेई के बारे में कितना, सिविल इंजीनियर के बारे में कितना है। अभी हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ, 50% हमने सब्जेक्ट से रिलेटिव पूछा। आप जैसों ने भी और कैंडिडेट ने भी स्वागत किया है और आपको बेहतरीन टीचर मिलेंगे। हम पूछ रहे थे उसको कुछ और, पढ़ाना उसने कुछ और है, तो अच्छी बात भी है। टीजीटी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा फाइनल जी? ज्वाइनिंग कब तक दे दोगे टीजीटी को? टीजीटी का 15 अगस्त तक कर पूरा दोगे पूरा? टारगेट है कि खत्म कर देंगे। क्योंकि हम 2 चैनलों पे काम करेंगे। एक तरफ हम डीवी कर रहे होंगे सेक्टर 17 के अग्रवाल भवन में, दूसरी तरफ जिनकी डीवी हो जाएगी और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे सब्जेक्ट वाइज, उनका हम फाइनल रिजल्ट तैयार कर रहे होंगे अपने ऑफिस में बैठ के। यदि आप लोगों के और भी सवाल, वैसे तो मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया सर का, और मीटिंग थी सर की 11 बजे। सर माफी चाहता हूँ मैं आपसे उस बारे में। तो सर का मैं धन्यवाद करता हूँ, और फिर भी कोई समस्या आए तो मेरे दौर कॉल ना करियो, डायरेक्ट एचएसएससी ऑफिस आ जियो, सर तब मिल लियो। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद सर जी, बहुत थैंक यू। बहुत।